Welcome back friends, this is Dipali Maurya and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, यहाँ पर हम आपके सभी शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट आपके सभी सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं, जो भी कुछ लेसन्स हैं, उन सभी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो कि हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं लास्ट वीडियो की सीरीज़ से ही अपने इस जो वीडियोज़ में वो क्या है, बाल विकास। मैंने इसमें कुछ वीडियोस कवर कर दिए हैं आपके, जिसमें जो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी की। और अभी जो हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इन सभी पर, वो क्या है, आपका बाल विकास। तो बाल विकास में हमने अभिवृद्धि और विकास को कवर किया। उसके साथ साथ में बाल विकास की क्या कुछ परिभाषाएं होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं आपके बाल विकास में, उन्होंने मनोविज्ञान पर या उसके साथ साथ जो बाल विकास पर क्या क्या अपनी परिभाषाएं, क्या कुछ पंक्तियां कहीं और इसके क्या क्या उपनाम है, उन सभी चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो की सीरीज़ से ही कवर किया है। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को ज़रूर अटेंड करें। एंड हाँ फ्रेंड्स, और अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, शैशवावस्था। शैशवावस्था की भी एक सीरीज़ ओवर हो चुकी है, ये दूसरी सीरीज़ है जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास। तो जो भी फ्रेंड्स नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। एंड हाँ फ्रेंड, जो भी आपके दोस्त एंड फ्रेंड्स जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीटेट का हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, स्टेट लेवल का कोई टेट हो, रीट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम्स, तो इन सभी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, तो आप सभी से रिक्वेस्ट, उन सभी दोस्तों तक हमारा ये सेशन ज़रूर शेयर करें। एंड हाँ फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ भी इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को। एंड हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे कंटेंट एज इट इज़ मिलेंगे, आपके ऑल जो है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कंटेंट होंगे वो सारे कंटेंट आपको वहाँ भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं कंटिन्यू। अनअकैडमी पर आपको 425 प्लस वीडियोस समथिंग अबाउट मिलेंगी आपको, तो सारी आपकी बेस्ड ऑन है टीचिंग एग्ज़ाम। तो बने रहें हमारे साथ एंड स्टडी करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इशूज हो, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आइए बात करते हैं क्या है आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले जो भी हम बात करेंगे क्या है, मानसिक विकास। क्योंकि शारीरिक विकास और शैशवावस्था की जो भी परिभाषाएं थी, जो उपनाम थे, विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हमने वीडियोस नंबर फर्स्ट में कवर कर चुकी हैं। तो आगे की चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास, मतलब शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ज़रूरी होता है, वो चीज़ें क्या है वो, और उसकी विशेषताएं क्या है मानसिक विकास की, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर शैशवावस्था, जैसे कि आपका जो अगर एक माह का बालक है, शैशवावस्था जो कि आपका क्या होता है, जन्म से, शैशवावस्था आपका जन्म से कितना होता है, 5 या 6 वर्ष तक माना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर एक माह का बालक है तो उसमें क्या है, भूख है, प्यास है, निद्रा है, अन्य शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं होने पर बालक क्या करता है, हाथों को पैरों को पटकता है, मतलब इस प्रकार से क्रियाएं करके वो अपने अंदर की संवेदनाओं को जागृत करता है, मतलब कि सामने वाले के सामने प्रदर्शित करता है। रोने लगता है, वह चिल्लाने लगता है। तो इस प्रकार से वो अपने, उसकी मानसिक विकास इस तरीके से होता है कि वो अपने भूख को, प्यास को और जो निद्रा है, इन सभी चीज़ों को रोने के माध्यम से, चिल्लाने के माध्यम से वो क्या करता है, सामने वाले के सामने परिलक्षित करता है। तो ये है उसका मानसिक विकास एक माह की अवस्था में, मतलब उसका एक माह की अवस्था में इतना मस्तिष्क डेवलप नहीं हुआ होता कि वो सारी चीज़ें, जितने भी यहाँ पे भूख लग रही, प्यास लग रहा, निद्रा है, तो वो सारी चीज़ें क्या करे, मतलब एक वयस्क की भांति जो है शेयर कर सके अपने परिवार के साथ में। तो इस स्थिति में, इस उम्र में बालक क्या करता है, अपने मानसिक विकास को इस तरीके से दिखाता है। आइए बात करते हैं एक माह के बाद 2 माह की। जब 2 माह का बालक होता है तो क्या करता है, ध्वनि की प्रतिक्रिया करने लगता है, जैसे कि उसका चिंटू, पिंटू, मिंटू, जो भी हम निक नेम रखते हैं या जो उसका हम ओरिजिनल नेम रखते हैं, और जिस भी नाम से उसको हम घर पे पुकारते हैं, बाबू भैया या जो भी चीज़ कह के, तो वो क्या करता है, उसके प्रति अट्रैक्शन, मतलब उसके प्रति अपना क्या करने लगता है, अपना व्यू देने लगता है। वो देख रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको जिस भी निक नेम से हम पुकारते हैं, जैसे ही पुकारते हैं, वो क्या करता है, तुरंत उस चीज़ का जो है
इफेक्ट जो है हमारे सामने प्रदर्शित करने लगता है। तो इस तरीके से क्या है, ध्वनि के प्रति क्या करता है, वो क्रिया करने लगता है। अब बात करते हैं 4 माह, मतलब 1 माह के बाद सीधे एज इट इज डबल 2 माह, और 2 माह के बाद 4 माह। अब जब 4 माह का बालक हो जाता है तो उसमें मानसिक जो उसका विकास है वो क्या करता है, वो वस्तुओं को पकड़ने लगता है, अनेक आवाज़ें निकालने लगता है, परिवारजनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। तो कहीं ना कहीं इस सब तरीके से उसका मानसिक विकास डेवलप करता है। मतलब कि वो क्या करता है, धीरे धीरे हम जैसे उसके पास कुछ वस्तुओं को लेके आते हैं वो उसको पकड़ने लगता है, अनेक तरीके की जो है आवाज़ें निकालने लगता है, जो कि क्या होती हैं, निरर्थक होती हैं, लेकिन ये उसका पहला शाब्दिक जो शब्द होता है। परिवारजनों को देखकर मुस्कुराने लगता है, मतलब कि वह अपने परिवार के सदस्यों को पहचान कर उनके प्रति मुस्कुराने जैसी यह प्रक्रिया करने लगता है। तो ये भी क्या है, शारीरिक विकास के साथ साथ ये कहीं ना कहीं मानसिक विकास को भी पॉइंट ऑफ व्यू करता है। कि 1 माह का बालक था तो इतनी सारी क्रियाएं करता था, 2 माह का बालक हुआ तो उसका मस्तिष्क थोड़ा सा डेवलप हुआ और उस तरीके से उसकी क्रियाओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। 2 माह के बाद में जैसे वो 4 माह का हुआ तो उसका मस्तिष्क और विकसित हुआ और वो अपनी क्रियाओं में और भी सुधारात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगा, जो कि क्या है, कुछ इस तरीके से परिवर्तन हमें देखने को मिले। तो मैं आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको इजी वे में समझ में आ रही हैं। बट अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, आपसे रिक्वेस्ट है, हमें नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना दोस्तों साथ में बिल्कुल मत भूलें। आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या है। जब यही बालक 6 माह का हो जाता है, 6 माह का, तो सुनी हुई आवाज़ों की नकल करने लगता है। जैसे कि जो भी हम कुछ आवाज़ें निकालते हैं, जो भी कुछ हम चीज़ें कहते हैं, तो वह उनको एज इट इज़ उसी भाषा में, उसी लहजे में बोलने का क्या करता है, प्रयास करता है। मतलब कि जैसे ही कि हम अपने से बड़ों को किसी नाम से पुकार रहे हैं, किसी भी घर के मेंबर को कुछ कह के पुकार रहे हैं, किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं, तो वो उसको वैसे ही बोलने का क्या करता है, प्रयास करने लगता है। अपना नाम पहचानने लगता है, जैसे कि हमने बताया कि जैसे उसका हम निक नेम या उसका हम कोई नाम रखते हैं और उसको उस नाम से जैसे ही हम पुकारते हैं तो पहले तो क्या करता था, वो आवाज़ों के प्रति जो है क्रियाएं करता था। मतलब अपना नाम सुनता था या क्या है, मतलब कि तेज़ी से आवाज़ कुछ बजा दी जाती थी या कुछ और भी तरीके की अगर घर में खटपट होती थी तो वो उन सब के प्रति अपनी प्रक्रियाएं व्यक्त करने लगता था। लेकिन जैसे ही वह बालक अगर 6 माह का होता है तो वह उसी प्रकार से अपने नाम को पहचानने लगता है। वो किसी तरफ और देख रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसका नाम पुकारते हैं तो वो आपकी तरफ देखने लगता है। तो इस सब तरीके की छोटी छोटी क्रियाएं 6 माह के भीतर वो करने लगता है। अब बात करते हैं, अगर वही बालक 8 माह का हो जाता है तो खिलौने के साथ वो क्या करता है, खेलने लगता है जो है, या जो उस खिलौनों को क्या करने लगता है, छीनने लगता है और ना देने पर रोने लगता है। तो इस सब तरीके की क्रियाएं करता है। खिलौनों ही क्या, आसपास की जो भी चीज़ें उसकी पड़ी हुई होती हैं वो उनको क्या करता है, उनके साथ खेलने लगता है, उनके साथ क्रियाएं करने लगता है। परिवार के सदस्य अगर उस सामान को ले लेते हैं तो वो उसके प्रति रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो इस सब तरीके का मस्तिष्क विकास उसका होता है और इस तरीके से कुछ जो यहाँ पे विभिन्न जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो हमने बताए हैं, उस प्रकार के लक्षणों को इंगित करने लगता है। कौन, जो है 8 माह का बालक अपनी शैशवावस्था के दौरान। लेकिन जब यही बालक 1 वर्ष बीतता है, 2 वर्ष बीतता है और कुछ इस तरीके से 6 वर्ष में पहुंचता है, वो 3 वर्ष में पहुंचता है, तो 3 वर्ष की अवस्था में उसका मस्तिष्क इतना डेवलप हो जाता है, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में रहते हुए, अपने समाज को देखते हुए, जिस पर्यावरण में वो पल बढ़ रहा है, उन सभी की व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाओं के रिजल्ट में वो क्या करने लगता है, 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। मतलब इसकी छोटी सी मेमोरी में इतनी चीज़ें संग्रह होने लगती हैं। उसकी जो छोटी, मतलब कि जब वो 1 माह का था, 2 माह का था, 6 माह का था, तो उसका मस्तिष्क इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वह उसमें किसी चीज़ को संग्रह करके रख सके। मतलब वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पर का मस्तिष्क पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन जब बालक 3 वर्ष का होता है तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 1% से 2% के बीच में इतनी उसकी मस्तिष्क की कैपेसिटी आ जाती है। इसी तरीके से आगे मल्टीपल में बढ़ती रहती हैं। तो जो 3 वर्ष का जो बालक हो जाता है वो 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है।
इसके साथ साथ में गिनती गिनने लगता है और क्या करता है, विभिन्न प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी सीधी या कुछ प्रकार की जो आकृतियाँ बनाने लगता है, रेखाएं खींचने लगता है। मतलब कि ये कहते हैं कि उसका पेन तो पकड़ने मतलब हाथों से पेन तो पकड़ता है, लेकिन पेन पर उसका अपना नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ होता है। इसीलिए वो जब पेन को पकड़ता है तो विभिन्न प्रकार की लाइनें खींचता है, गोला बनाता है। मतलब इस तरीके से छोटी मोटी जो है क्रियाएं वो पेन के माध्यम से करने लगता है। तो ये प्रक्रिया सब कभी होती हैं, जब वो 3 वर्ष का बालक हो जाता है। इसी के बीच में अगर जो हमारा 8 माह से जो 3 वर्ष का जो तक का जो सफ़र था, बीच में और भी बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो कि आपके सीटेट के पेपर में मल्टीपल टाइम आए भी हुए हैं। तो उनको मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूँगी। तो ये सब चीज़ें एज इट इज़ पूछी जाती हैं। कहाँ पूछी जाती हैं? आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स में। कब? जैसे कि 10 माह का बालक मतलब शब्द बोलने लगता है। ये पूछा जा सकता है कि बालक जो है शब्दों को कब बोलना प्रारंभ कर देता है, तो वो आपका किस माह में होता है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिले हैं, तो हमने यहाँ पे वन लाइनर ऐड कर दिया है ताकि कम समय में अधिक से अधिक डाटास, अधिक से अधिक चीज़ें हम आपके साथ क्या कर सकें, शेयर कर सकें, आपको ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकें। तो शब्द को बोलने लगता है तो कोई भी बालक जो है वो 10 माह में, कितने माह में दोस्तों? 10 माह में शब्दों को बोलने लगता है। छोटे छोटे शब्दों को, जो टूटे फूटे शब्द होते हैं उनको बोलने लगता है, जैसे कि मम्मा, पापा या परिवार में जो भी और अन्य सदस्य, चाचा, तो इस सब तरीके से दादा, इस सब तरीके से छोटे छोटे वर्ड, वो पारिवारिक जो वर्ड है, शब्द है, उनको वो बोलने लगता है। वही बालक जब 14 माह मतलब कि 14 माह का हो जाता है, 1 वर्ष प्लस हो जाता है, तो वह प्रथम सार्थक शब्द बोलने लगता है। क्या होता है? वो प्रथम सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। और वही बालक जब 20 माह का हो जाता है तो एक वाक्य बोलने लगता है। तो ये कुछ कड़ियाँ थी जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एज इट इज़ पूछी जाती हैं कि प्रथम सार्थक शब्द बालक किस माह में या किस वर्ष में बोलने लगता है। तो ऑप्शन के पर डिपेंड करता है। अगर आपका ऑप्शन मंथ में है तो आप मंथ में टिक करेंगे, अगर आपका ऑप्शन ईयर में है, साल में है, तो आप साल वाला टिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एज इट इज़ जो आपका जो फैक्चुअल डाटा है वो एक प्रथम सार्थक शब्द बोलने लगता बालक, तो क्या है आपका 14 माह। लेकिन एक वाक्य बोलने लगता है तो एक माह को माह मतलब एक वाक्य जो है वो आपका 20 माह में, 20 माह यूँ कह सकते हैं हम कि मतलब कि नियर अबाउट 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष के से कुछ माह कम ही रहते हैं, वहीं से उसका प्रारंभ हो जाता है। छोटे मोटे वो वाक्य जोड़ तोड़ के वो बोलने लग जाता है। तो मैं आशा कर रही हूँ इजी वे में सारी चीज़ें आपको कंटेंट समझ में आ रहे हैं। बेसिकली इसी सब टाइप के डाटास आपके सीटेट केवीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। इसी से फैक्चुअल डाटा के रूप में भी क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि आपके स्टेट लेवल टेट के एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। आइए आगे क्या है। जब वही बालक क्या होता है 4 वर्ष का होता है तो मस्तिष्क का उसका किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित हो जाता है वो देखते हैं। तो जब 4 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसका क्या है, अपनी जिज्ञासाओं को क्या करने लगता है, मतलब उसकी जो जिज्ञासाएं होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं। किसकी? जो 4 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो उसकी जिज्ञासाएं प्रबल हो जाती हैं। उसके मस्तिष्क में, उसका मस्तिष्क इतना विकसित हो जाता है कि वो विभिन्न प्रकार के जो उसकी जिज्ञासाएं हैं जो हृदय में उठ रही हैं वो सारे उसके मस्तिष्क में कंट्रोल होती रहती हैं। एंड वहाँ से वो सारे अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करने लगता है कि क्या क्या चीज़ें उसे चाहिए। चित्र बनाने लगता है, मतलब विभिन्न प्रकार के अपने आसपास के जो वातावरण है या आपके उस अपनी आर्ट की बुक से या इन सब चीज़ों से क्या करता है, वो चित्र बनाने लगता है। कब? 4 वर्ष की अवस्था में। तो इस तरीके से उसका मस्तिष्क डेवलप हुआ होता है कि वो उसके अंदर ये सारी जिज्ञासाएं प्रबल, मतलब कि प्रबल होकर, तीव्र में होकर वो बाहर निकलती हैं। मतलब इस तरीके से उसका मस्तिष्क डेवलप होता है। लकीरें बनाने लगता है, मतलब 4 वर्ष का बालक जो है सीधी लकीरें, टेढ़ी लकीरें, इस सब तरीके से उसका मस्तिष्क इसका इतना नियंत्रित हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को एज इट इज़ करने लग जाता है।
वस्तुओं को क्रम से रखता है। वस्तुओं को क्रम से रखता है मतलब कि जो उसकी यूज़ की वस्तुएं हैं उसको पहले रखता है, जो उसके जो अनयूज़फुल है उसके लिए, बालक के लिए, तो वो क्या करता है, उन सब चीज़ों को दूर रख देता है या दूसरों क्या करने लगता है, छीनने लगता है। तो इस सब तरीके से यह उसकी जो पसंदीदा जो चीज़ें होती हैं उसको वो आगे रखता है, जो उसके जो पसंदीदा नहीं होती हैं, वो जिसको वो खेलने में, जिसमें चीज़ में वो रुचि कम लेता है, उसको अलमारी में कहीं अलग रख देता है। तो इस सब तरीके की क्रियाएं भी 4 वर्ष के बालकों में देखने को मिलती रहती हैं। आगे अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा कि हल्की व भारी प्रकार की वस्तुओं में अंतर पहचानने लगता है। कौन? शैशवावस्था का बालक। तो शैशवावस्था का जो बालक होता है वो क्या करता है, हल्की और भारी प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनमें क्या करने लगता है, अंतर स्थापित करने लगता है। जैसे ही हम उसको किसी प्रकार की वस्तु देते हैं, कोई कोई चीज़ देते हैं, अगर वो भारी है तो बोलता है टूटी फूटी लैंग्वेज में कि यह बहुत भारी है, हमसे ना होगा। लेकिन अगर हल्की है तो वो बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही उत्साह में उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र कर देता है, जो है रख देता है। लेकिन कोई चीज़ अगर भारी है तो वो उसको नहीं उठा पाता, उठाने में असमर्थ होता है, तो वो उसको व्यक्त करता है कि यह बहुत भारी है, इससे नहीं उठा पाऊँगा मैं। तो ये सब चीज़ें भी, ये सब जो है प्रक्रियाएं भी बालकों में देखने को मिलती हैं। किस वर्ष में, किस उम्र में? 4 वर्ष में। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए आपके। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बुक्स का एनालिसिस करके हमने सारी चीज़ें कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराई हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो फ्रेंड्स, सेशन को अच्छे से पढ़ते रहिएगा एंड शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी आपके दोस्त हैं वो हमें ज्वाइन करते रहें एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। आइए आगे बात करते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे अब बात करते हैं हम क्या है, 6 वर्ष में, मतलब 3 वर्ष के बाद जब शैशवावस्था का लास्ट स्टेज होता है, या यूँ कहें कि बाल्यावस्था जब शुरुआत होती है, तो उस अवस्था तक बालक का जो है मस्तिष्क डेवलप हो जाता है। और वो क्या करता है, इतना डेवलप होता है, उसकी कुछ ग्रहण क्षमता और बढ़ जाती है, और उसमें क्या करता है, वो 15 से 20 तक की गिनती सीख जाता है, कुछ पहाड़े, कुछ टेबल भी सीख जाता है, कुछ जो है अक्षर वर्णमाला की चीज़ें भी सीखने लग जाता है। तो इस तरीके से इस चीज़ों में उसकी रुचियाँ बढ़ने लगती हैं, और रुचि के बढ़ने के साथ साथ में वो चीज़ों को सीखता भी है। और बात करें अगर हम कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य भी वो बोलने लग जाता है। मतलब कि शैशवावस्था के अंत में व्याकरण की दृष्टि से कुछ टूटे फूटे या कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ अपने जो उसके दैनिक दिनचर्या के जो भी वाक्य होते हैं उन चीज़ों को वो क्या करता है, फ्री वे में बोलने लग जाता है। तो ये थी कुछ क्रियाकलाप, कुछ बालकों के लक्षण, विशेषताएं जो कि शैशवावस्था से बिलोंग करती थी और उसके मानसिक विकास से। तो इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, तो आप वीडियोस को स्किप करके नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड चीज़ों को समझ भी सकते हैं, एंड कई बार वीडियोस को रिपीट करके आप सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम इसी क्रम में, क्या है, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। अब शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कितना डेवलप होता है, क्या है संवेगात्मक विकास, उसको हम सीखते हैं, समझते हैं। संवेगात्मक विकास मतलब संवेग क्या होता है, संवेग जैसे कि इसको अगर हम जो इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में इमोशन कह सकते हैं। अगर इसका ओरिजिन होने की बात करें, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो इस क्रम में हम कह सकते हैं कि जो आपका जो संवेग है ये इमोवेट शब्द से बना हुआ है, आपका इमोशन शब्द। लेकिन इमोवेट का क्या अर्थ होता है, इमोवेट का अर्थ होता है गति करना, मतलब कि आवेग में आना। जब भी कोई बालक है, कोई वयस्क व्यक्ति है, जब वो संवेगों में आता है, जब वो अपने इमोशंस में आता है, तो विभिन्न प्रकार की सही और गलत क्रियाएं उससे होने लगती है, वो करने लगता है। लेकिन ये भी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब व्यक्ति संवेगों में आता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। कैसे, किस प्रकार से, बाई फिगर हम आगे आपको बताएंगे, बट अभी आप इंट्रोडक्शन देखिए। आप
को कि संवेग क्या होता है, तो संवेग आपका जो एक इमोशन मतलब कि इमोवेट से बना हुआ है, और इसका जो पूरा फुल फॉर्म इमोवेट से इमोशन बनता है, जो कि क्या है आपका लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है। और आपका जो इमोवेट होता है, इमोवेट का क्या अर्थ होता है, गति करना या क्या करना, आवेग में आना। और आवेग में आने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, उसकी दशाएं जो हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा वो उत्तेजित हो जाती हैं। जैसे कि क्या होता है, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति, मतलब कि ये सारे संवेगों पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। मतलब कि ये सारे पार्ट हैं एक व्यक्ति के, मतलब एक मानव के, एक जो शैशवावस्था का जो बालक होता है उसके। जैसे कि क्या होता है, भावना, आपने अपने मन में किसी चीज़ का विचार किया, किसी कार्य को करने के लिए विचार किया, तो वो आपकी क्या हो जाती है, भावना हो जाती है, फीलिंग हो जाती है। लेकिन वही भावना जब आप क्या करते हैं, किसी के सामने व्यक्त कर देते हैं, मतलब कि अपनी फीलिंग का, मतलब अपनी भावनाओं का बाह्य प्रकाशन कर देते हैं, तो वो आपकी संवेग बन जाती है। लेकिन उसी भावना पर, उसी भावना को, मतलब उसी भावना पर, उसी लक्ष्य को करने के लिए जब आप कार्य क्रियान्वित करने लगते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है, मूल प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे कि आपने अपने मन में विचार किया कि इस बार मैं सीटेट टॉप करूँगा, तो सीटेट टॉप करूँगा, तो मतलब कि ये आपकी क्या थी, फीलिंग थी। लेकिन आपने क्या किया, अपने दोस्त से बता दिया कि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम्स होगा उसमें मैं सीटेट में मैं 130 या 125 प्लस मैं मार्क्स लेके ज़रूर आऊँगा। तो ये आपका क्या हो गया, संवेग हो गया। लेकिन अपने जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया सीटेट में 130 जो है या 125 प्लस जो मार्क्स लाने के लिए आपने जो अपने लिए टारगेट सेट किया, उस पर जब आपने कार्य करना शुरू कर दिया, तो वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी बन गई मूल प्रवृत्ति। मैं आशा करती हूँ ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आपके पेपर में ये मल्टीपल टाइम आ भी रखा हुआ है कि मानव के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में क्या कुछ अहम भूमिका निभाती हैं। तो इसमें आपका ये सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। दोस्तों, विचारों या भावनाओं का बाह्य प्रकाशनी क्या है, आपका संवेग है। जैसे कि एक वुडवर्थ महोदय हैं। फ्रेंड्स, आप इन परिभाषाओं को जरूर ध्यान में रखिएगा। स्टेट लेवल का जो टेट का एग्ज़ाम्स होता है, स्टेज आपका मैं कहूँ सुपर टेट, एमपी टेट होगा या आपका यूपी टेट होगा, तो इस सब तरीके जो स्टेट लेवल के जो टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के ये जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी जो परिभाषाएँ हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती हैं। आपके सीटेट में भी जो 10% आपका जो आता है पेडागोजी का सेक्शन जो आता है, उसको अगर मैं किनारे कर दूँ, उसको साइड में रखने के बाद, तो जो फैक्चुअल आता है आपका 15%, 15%, उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी देखने को आ जाती हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई सूझ है, कोई सजेशन, तो कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, संवेग व्यक्ति की गति, आवेश में आने की क्या है, स्थिति है। किसने बताया, आपके बताया था वुडवर्थ महोदय ने। वुडवर्थ महोदय ने ये लाइन बहुत अच्छी व्यक्त की कि संवेग जो होता है वह व्यक्ति की गति में, आवेश में आने की स्थिति होता है। आप खुद से ही सोचिए, आप जब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं या बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो उस अवस्था में आपकी बुद्धि जो है काम करना बंद कर देती है, मतलब बुद्धि ना के बराबर कार्य करती है, और उस उत्तेजित दशा में आप क्या कुछ कर जाते हैं जिसका आपको खुद अनुमान नहीं होता है। तो यही कहा, इसी धारणा को व्यक्त किया, किसने व्यक्त किया, वुडवर्थ महोदय ने। आगे क्या है, तो संवेगों की विशेषताएं। अब संवेगों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम बात करते हैं। मैं आशा करती हूँ संवेग क्या होते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। संवेग मतलब गति करना, आवेश में आना, मतलब कि अपने फिजिकली रूप से क्या होना, बहुत ही एग्रेसिव हो जाना, मतलब कि अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देना, या यूँ कहें कि अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को उजागर कर देना, मतलब कि बाहर ले आना। और भी अच्छे तरीके से मैं आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। तो आइए इसकी कुछ विशेषताओं को भी देख लेते हैं कि जो संवेग हैं, शैशवावस्था में जो संवेग जो हमें उजागर होते, जो हमें दिखते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, संवेग जो होता है, संवेग एक सार्वभौमिक होता है। मतलब क्या है कि संवेग जो होता है ये सार्वभौमिक होता है, मतलब कि यह जो है अकेलेपन में या जो किसी के सामने या समाज में कहीं भी किसी भी तरीके से हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से सिचुएशन बन जाती है उसी तरीके से उस स्थिति में हमारे अंदर से संवेग जो है दिखने लगते हैं।
संवेग जन्मजात होते हैं। यस दोस्तों, संवेग जो होते हैं ये जन्मजात होते हैं। मतलब इसका जो है अर्जन से कोई भी मतलब तात्पर्य नहीं होता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि संवेग जो होता है वो क्या होता है, जन्मजात होता है। मतलब ये भी एक मूल प्रवृत्ति में शामिल होता है। मतलब कि जब बालक शैशवावस्था में होता है तो विभिन्न प्रकार के वो इस तरीके के संवेग परिलक्षित करता है। रोना, हंसना, और जो है भूख लगने पर पैर हाथ पर पटकना, चिल्लाना, या निद्रा आने पर उस तरीके से बिहेव करना। तो ये सब क्या है, ये भी सब संवेग हैं, लेकिन क्या है, ये भी मूल प्रवृत्ति है आपके। मतलब कि संवेग हैं, लेकिन कैसे हैं, ये जन्मजात हैं। आपने क्या रोना किसी से सीखा है? मतलब एक शैशवावस्था का बालक अगर आपके घर में है तो आप देख रहे हो, क्या आपने उसको रोना सिखाया था? क्या आपने उसको हाथ पर पटकना सिखाया था? क्या उसने आपने उसको हाथ पकड़ना या जो है अन्य क्रियाएं करना, आवाज़ होने पर क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करना आपने सिखाया था? ऐसा आपने कुछ नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से उसका मेमोरी डेवलप होती जा रही है, उसका शारीरिक मानसिक विकास होता जा रहा है, तो उसके संवेगों में भी विकास हमें दिखने लगते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, जन्मजात कह सकते हैं। आगे बात करें तो संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है। यस दोस्तों, शरीर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। संवेग के उत्पन्न होने पर जब तक वो संवेग हमारे अंदर आंतरिक होते हैं तब तक वो हमारी क्या हो जाती है, तब तक वो हमारी फीलिंग बनी रहती है, मतलब हमारी भावना बनी रहती है। लेकिन वो भी क्या है, एक प्रकार का संवेग है। जब हमें आंतरिक रूप से हमारे अंदर संवेग जागृत होता है तो हमारे भाव, हमारे जो शरीर की जो शारीरिक मुद्रा है, जो चेहरे की जो भाव भंगिमा है, वो सब परिवर्तित होनी हमें दिखने लग जाती है। लेकिन जब दोस्तों वही चीज़ें फूटकर बाहर निकलने लगती हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बाह्य मतलब बाह्य प्रकाशन हो जाता है। तो जो संवेग होता है वो आंतरिक रूप से भी होता है और बाह्य रूप से भी हमें उत्पन्न हुआ दिखता है। तो इसलिए हम संवेगों को दो कैटेगरी में या दो प्रकार में रख सकते हैं, एक तो आंतरिक, एक तो बाह्य। आंतरिक कब होता है, जब हम खुद से किसी चीज़ से इरिटेट होते हैं तो क्या है, अंदर ही अंदर हम क्या है, अपने आप में ही उत्तेजित होते रहते हैं। और इस सिचुएशन में, इस दशा में जो हमारे बाह्य जो क्रियाएं होती हैं, चेहरे का हमारा हाव भाव बदलने लगता है, कुछ हाथ पैर की भी हम कभी कभी क्रियाएं ऐसे ही एज इट इज कर बैठते हैं, जिसकी हमें कोई सोच समझ नहीं होती है। तो वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये सब क्या है, संवेगात्मक अवस्था की क्या है, विशेषताएं हैं। और ये सब कब घटित होती हैं, ये सब घटित होती हैं आपके शैशवा अवस्था में। आगे संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया धीमी हो या बंद हो जाती है। विचार हम कहाँ से करते हैं, विचार हम ऑफकोर्स मस्तिष्क से करते हैं या हृदय से करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, नगण्य मात्र हो जाती है। मतलब कि संवेगों के हावी होने पर हमारी जो सोचने समझने की, विचार करने की जो क्षमता है, वो सब क्या हो जाती है, वो सब शून्य हो जाती है दोस्तों। आगे है संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। यस फ्रेंड्स, संवेगों की जो अभिव्यक्ति, जो उसका प्रदर्शन होता है वो व्यक्तिगत होता है, ना कि हमें किसी और से सीखने को मिलता है। संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है। ऐसा नहीं कि अभी हम क्रोधित हैं या अभी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो ऐसे ही ये प्रक्रियाएं सालों साल चलती रहेंगी। नहीं दोस्तों, जब वो संवेग एकाएक हावी होता है और कुछ क्षण, कुछ समय के पश्चात, वो संवेगों की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो उतने समय के पश्चात ऑटोमेटिक ही शांत हो जाती है और हम नॉर्मल वे में आ जाते हैं। तो जो संवेगों की प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती है। मतलब कि हमारे जो मतलब क्रोध है, या अगर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक डिपेंडेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा हमारे समय तक हमारे अंदर स्थायी नहीं रहती हैं। बस जिस समय तक हमारे अंदर संवेग जागृत रहता है उस समय तक वो दिखती हैं। आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाती हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार वो क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। छोटी सी प्रकृति, मतलब कि छोटी बात है या छोटी सी कोई मतलब क्रोध है, छोटा सा कोई किसी बात पे हम बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं तो बस सम टाइम 2-4 मिनट 5 मिनट तक, उसके बाद फिर हम नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें संवेगों की विशेषताओं में आ जाती हैं। इसी क्रम में दोस्तों अगर हम आगे बात करें, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि संवेगों में हमारी भावना, संवेग और मूल वृत्ति, मतलब कि ये 3 प्रकार हैं। मतलब कि शैशव अवस्था में या किसी भी वयस्क व्यक्ति में क्या होती है, जब भी उसके अंदर की आंतरिक जो क्रियाएं अगर हम देखें, विकास अगर उसका हम देखें, तो जो भावना है, संवेग और मूल प्रवृत्ति इन्हीं पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया
कि क्या भावना मतलब अपने अंदर किसी फीलिंग को लेके आना, किसी चीज़ पर विचार करना, किसी कार्य को करने के लिए सोचना। और जब हम उसका बाह्य प्रकाशन कर देते हैं, मतलब कि जो चीज़ें हमने सोच रखी हैं, जो हमारे अंदर की फीलिंग है, उसको जब हम क्या कर देते हैं, किसी के सामने, किसी थर्ड पर्सन के सामने हम व्यक्त कर देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, संवेग हो जाती है। और अपने उस लक्ष्य पर, अपने उस कार्य पर जब हम करने के लिए कार्य करने लगते हैं, तो वो हमारी मूल प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे कि भय, संवेग हमारे अंदर जागृत हुआ, भय हमारी ह्यूमन नेचर है, हमारी प्रकृति है। भय मतलब किसी भी चीज़ को देखकर हम क्या कर हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये आपकी भय की जो है मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन, मतलब कि वहाँ से भाग जाना। जैसे कि हमारे मनुष्यों की प्रकृति है कि हम एकाएक अगर हमारे सामने शेर आ जाता है तो हम उसको देखकर भाग जाते हैं। वहाँ पर हमारी बुद्धि नहीं काम करती, हमारा हृदय नहीं काम करता कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि हमारे पास इतना समय नहीं लेते हम कि हमें क्या करना चाहिए। वनली हम उसको देखते ही क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जैसे कि हम बैठे हैं, एकाएक हमारा हाथ किसी आग पर पड़ता है, या जैसे कि माचिस की तीली हमने जलाया और उसको हमने पकड़ लिया, तो क्या है, एकाएक मतलब हम नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना चाहिए, तुरंत आग की तरफ से हमारा हाथ हट जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से हमारी मूल प्रवृत्ति है। मतलब कि भय होने पर क्या हो जाता है, पलायन, मतलब कि भाग जाना। तो ये क्या है, हमारी मूल प्रवृत्ति। हर संवेग से कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जरूर जुड़ी हुई होती है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आगे इसी क्रम में अगर हम बात करें कि संवेग से सुख एवं दुख दोनों मिलता है। ऑलरेडी हमने आपको बताया कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुखी होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो भी उसके संवेग कार्य करते हैं। और बहुत ज़्यादा क्रोध में आता है, बहुत ज़्यादा दुख में आता है, विलाप करने लगता है, तो वो भी उसके कहीं ना कहीं संवेग है। मतलब कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें एक सामान्य मुद्रा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के आती हैं, वो चीज़ें हमारे संवेग होती हैं, चाहे वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो, चाहे वो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो। तो मैं आशा करती हूँ इतने इजी वे में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इजी वे में समझ में आ रही होंगी। बट दोस्तों, अगर कोई डाउट है, कोई सूझे किसी भी पॉइंट को लेके, तो हमें कमेंट करें, हमारे साथ शेयर करें कमेंट में। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम संवेग की बात करें, जैसे कि हम काफ़ी टाइम से संवेग पे ही बात कर रहे हैं, लास्ट स्लाइड से ही, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि विलियम मैकडूगल महोदय हैं, एक हैं आपके विलियम मैकडूगल महोदय, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मतलब कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम मैकडूगल के महोदय के द्वारा लिखी गई है। और विलियम मैकडूगल महोदय ने इसी प्रकार से 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, जो कि इनकी इस पुस्तक में एज इट इज लिखा हुआ आपको मिलेगा। और प्रत्येक 14 प्रकार के संवेगों के साथ में 14 ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं, जो कि क्या है, एज इट इज आपको दिखाई देंगी। जैसे कि भय है, भय क्या है, एक प्रकार का संवेग है, और उसके साथ में किस प्रकार की मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, तो इसमें आपकी पलायन जो है जुड़ी हुई है, आपकी मूल प्रवृत्ति। तो हम ये कह सकते हैं, आपके पेपर में आ भी रखा हुआ है, एंड मल्टीपल टाइम रिपीट होने के चांसेस भी बनते हैं, कि पहला क्वेश्चन तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो विलियम मैकडूगल महोदय की है। संवेग किसने बताए हैं, 14 प्रकार के संवेग किसने कहे हैं, या किसने संवेगों पर अपनी एक पुस्तक लिखी हुई है, तो किसने है, विलियम मैकडूगल महोदय ने है। विलियम मैकडूगल महोदय 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, और 14 प्रकार के संवेगों से जुड़े हुए ही 14 ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं। किसने, आपके विलियम मैकडूगल महोदय ने। इसी क्रम में अगर हम बात करें सिगमंड फ्रायड महोदय की, तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने 2 प्रकार के संवेग बताए हैं। कौन कौन से, युयुत्सा और जिजीविषा। युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा, या आपकी क्या हो जाएगी, युयुत्सा। ये भी एक क्या है, एक प्रकार का संवेग है। जब व्यक्ति किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, क्रोधित होता है, तो वो क्या है, युद्ध की मोड में आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, युयुत्सा। और क्या है, जिजीविषा मतलब जीवन जीने की
इच्छा, मतलब कि जब भी व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आता है जब उसका जीवन छिनने वाला होता है, तो वो उसके अंदर उसकी आंखों में एक भय दिखाई देता है, और वो भय होता है जीवन जीने की, मतलब कि जीवन उसका जा रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, उसके अंदर इच्छाएं हैं कि वो अभी और जिए, मतलब और भी अभी ज़्यादा जीवन जीने की इच्छा उसके अंदर होती है। तो ये दो प्रकार के संवेग किसने बताया? सिगमंड फ्रायड महोदय के। तो दोनों ही चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, ध्यान रखिएगा। 14 प्रकार के संवेग किसने बताया? तो बताया आपके विलियम मैकडूगल महोदय ने। किस पुस्तक में बताई है? तो उन्होंने अपनी पुस्तक में बताई है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। और 2 प्रकार के संवेग किसने बताया? तो 2 प्रकार के संवेग आपके बताए हैं किसने? सिगमंड फ्रायड महोदय ने। तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने कौन कौन से 2 प्रकार के? यूत्सा एंड जिजीविसा। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पढ़ते हुए चलिएगा एंड शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों के साथ में। अब बात करते हैं हम कि शैशवावस्था में संवेगात्मक में विकास, मतलब जो संवेगात्मक विकास होते हैं बालकों में वो कैसे होते हैं, मतलब संवेग तो होते हैं, वो कैसे होते हैं, किस स्थिति में होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं कि हम जाने कि ये चीज़ की संवेग है, वो चीज़ अभी तक हमने डिस्कस की। अब शैशवावस्था में बालकों के अंदर 1 बाय 1 धीरे धीरे विकास क्या है, किस क्रम में होता है, वो देखेंगे। तो दोस्तों जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट बनता है एंड आ भी रखा हुआ आपके सीटेट वगैरह के पेपर में, सीटेट में, केवीएस में आ भी रखा हुआ है कि क्या शैशवावस्था में बालकों में संवेग पाए जाते हैं? नहीं, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों, शैशवावस्था में मतलब कि जन्म के समय बालकों में संवेग पाए जाते हैं। वो भी कौन सा संवेग? उत्तेजना नामक संवेग। तो उत्तेजना नामक संवेग में बालक रोता है, भूख लगने पर चिल्लाता है, इस सब तरीके के हाथ पैर पटकता है, इस सब तरीके की क्या करता है? संवेग उत्पन्न करता है। तो मतलब शैशवावस्था में जो संवेग उसके अंदर होते हैं बालकों के अंदर, उसमें बालकों का मस्तिष्क पे तो कोई नियंत्रण होता ही नहीं है, उसके साथ साथ में शरीर पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। चीज़ें समझ पाएँ आप तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। अब बात करते हैं कि जेबी वॉटसन महोदय ने तो जन्म के समय 3 प्रकार के संवेग बताए हैं। ये भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बाय नेम आपसे पूछा जा सकता है कि जो है जेबी वॉटसन महोदय के द्वारा या उनके द्वारा बताया गया, उनके अनुसार जो है शैशवावस्था में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। तो आपके जो है प्रकार पूछ सकता है कितने पाए जाते हैं, तो 3 है। एंड के साथ साथ में आपके हो सकता है नाम पूछा जा सकता है कि जेबी वॉटसन के अनुसार इनमें से कौन सा संवेग नहीं है। तो आपको ये 3 तो नाम मिलेंगे, कोई एक अदर नाम दे दिया जाएगा जो कि आपको फाइंड करना होगा। तो इस सब तरीके से बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए मल्टीपल टाइम रिपीटेड होते रहते हैं, बट आप कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए एंड लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जेबी वॉटसन ने जन्म के समय 3 प्रकार के संवेग बताए हैं, एक तो क्रोध, दूसरा भय और तीसरा प्रेम। मतलब जन्म के समय बालकों में उत्तेजना नामक तो संवेग होता है, ये तो एक जनरल धारणा है, लेकिन अगर इनके अनुसार बात करें एक विशेष प्रॉपर किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा, तो उसमें बात की जाएगी कि जेबी वॉटसन महोदय ने 3 प्रकार के संवेग है। मतलब क्रोध, बच्चा क्रोधित होता है, डरता है, एंड क्या होता है? प्रेम प्रतिलक्षित करता है। समझ पाए आप? आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है, मतलब कि जो शिशु का, जो बालक का जो व्यवहार होता है वही उसके संवेग प्रतिलक्षित करता है। जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं। यस दोस्तों, जन्म के समय संवेग जो होते हैं तीव्र होते हैं, भले ही वे क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं। जैसे जन्म के समय जब बालक है वो क्या होता है? रोता है, जोर जोर से चिल्लाता है और क्या करता है? हाथ पर पटकता है। तो ये सब क्या है? ये सब नकारात्मक संवेग है, लेकिन जन्म के समय ये सारे संवेग पाए जाते हैं। तो ये सब विशेषता इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे हम बात करें कि आयु बढ़ने पर जो है संवेग जो होते हैं वो सकारात्मक में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि शैशवावस्था में स्पेशली जन्म के समय बालक जो होता है, जो भी उत्तेजनाएं, जो भी संवेग व्यक्त करता है वो क्या होती है? वो आपकी निगेटिव होती हैं, नकारात्मक होती हैं। लेकिन जैसे ही जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो उसका क्या है? वो समायोजन करने लगता है, किससे? अपने आसपास की परिस्थितियों से, और परिस्थितियों से, वातावरण से समायोजन स्थापित कर वो क्या करता है? अपने जो विचार हैं, अपनी
अपनी जो अभिव्यक्ति है, जो उसके संवेग हैं, उसमें वो सकारात्मक या पॉजिटिव जो है उत्तेजना है व्यक्त करने लगता है। तो मैं आशा करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको इसी वे में क्लियर हो गए होंगे। बट अगर नहीं तो वीडियो को पुश करके या वीडियो को रिपीट करके कई बार आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे है कि एक मनोवैज्ञानिक और हैं जिनका विशेष योगदान है, और क्या योगदान है वो हम डिस्कस करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, कौन है? ब्रिजेश। ब्रिजेश एक मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण किया संवेगों पर। क्या बताया? 3 माह में जब बालक होता है, किसने कहा था? ब्रिजेश ने बताया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट बनता है। बाय नेम आपसे पूछा जाता है, जैसे कि वाटसन का पूछा जा सकता है, और वाटसन का मल्टीपल टाइम आया भी हुआ, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो आपको मिलेंगे। तो उसी प्रकार से आगे की पॉसिबिलिटी ब्रिजेश के लिए भी बनती है, एक मनोवैज्ञानिक है। और तो इन्होंने क्या बताया कि विभिन्न जो शैशवावस्था के जो स्टेजेस हैं उन पे क्या क्या, मतलब उन विभिन्न स्टेजों पर, मतलब कि विभिन्न आयु पर, विभिन्न महीने में जो शैशवावस्था में होते हैं उनमें अलग अलग संवेग परिवर्तित होते रहते हैं। कैसे? देखते हैं। 3 माह का जब बालक होता है तो उसके अंदर 2 प्रकार के संवेग मिलते हैं, एक तो कष्ट, दूसरा आनंद। मतलब या तो बालक दुखी होगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, और अगर आनंद की अनुभूति करेगा वो तो शांति से वो सारी चीज़ों को देखेगा, मतलब कि पॉजिटिव फील कराएगा। जब वही बालक 6 माह का हो जाता है तो वो क्रोध, भय, घृणा, इन 3 प्रकार के संवेगों को व्यक्त करने लगता है। कौन कौन सा? क्रोध करने लगता है, किसी चीज़ को पाने की अगर इच्छा करता नहीं मिलता है तो वो क्रोधित होता है। भय मतलब कि किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा प्रकाश होने पर वो डर जाता है, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होने पर भी वो डर जाता है। तो इस सब तरीके की क्रियाएँ भी वो करने लगता है। फिर है घृणा, मतलब कि जो चीज़ उसको नहीं पसंद होती हैं उससे वो घृणा करने लगता है। तो ब्रजेश महोदय ने बताया कि 3 माह में बालक जो है इन तरीके की क्रियाकलापों को करता है, मतलब ये सारे संवेग उसके अंदर एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बालक 3 माह से धीरे धीरे वो 6 माह तक हो जाता है, या 6 माह तक वो डेवलप कर जाता है, विकसित हो जाता है, तो उसके अंदर ये दोनों जो संवेग हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ये 3 प्रकार के नए संवेग जागृत हो जाते हैं। आगे इसी क्रम में ब्रजेश ने बताया था कि जब जन्म के समय पर भी इन्होंने अपनी धारणा व्यक्त की थी कि जो बालक जन्म के समय था तो उत्तेजना नामक संवेग मिलते हैं, ये इन्होंने अपनी यही धारणा एज इट इज रखी। और जब वही बालक 1 वर्ष या यूँ कहें कि 12 माह का हो जाता है तो उसके अंदर स्नेह और उल्लास, ये 2 प्रकार के क्या होते हैं उसके अंदर संवेग जो है डेवलप कर जाते हैं। चीज़ें समझ पाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, एंड हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ ब्रजेश महोदय का भी इम्पोर्टेंट आपके लिए बन सकता है, एंड आगे के एग्ज़ाम के लिए पॉसिबिलिटी भी इनकी बनती है, क्योंकि इन्होंने विभिन्न उम्र में, विभिन्न आयु में, विभिन्न स्टेज में आयु के इन्होंने क्या किया, अलग अलग संवेग बताए, किसके? बालकों के। बाकी जो भी मनोवैज्ञानिक थे, बाकी जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो एज इट इज़ एक प्रॉपर एज में ही बताई गई हैं। शैशवावस्था तो शैशवावस्था में वो पूरे के लिए बता दी गई हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस किया है, एक एक स्टेज का। तो इसके लिए इनकी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट बनती है। अब आइए हम बात करते हैं कि कैसे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में उत्तेजनाएं जागृत होती हैं, और कैसे कैसे धीरे धीरे जब बालक बड़ा होता जाता है तो क्या है, संवेगों पर उसका नियंत्रण स्थापित होता जाता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले सर्वप्रथम बात करें शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था में जैसे कि फ्रेंड्स ये क्या है, एक प्रकार का मटका है, मतलब कि ये एक मटकी है और इसके अंदर इतने सब संवेग भरे हुए हैं। तो ये बालक कब का है? ये बालक शैशवावस्था का, मतलब ये मटकी शैशवावस्था में है। तो शैशवावस्था में इसके अंदर कूट कूट के क्या है, संवेग भरे हुए हैं, और समय समय पर वो संवेग क्या है, बाहर निकलते रहते हैं। समय समय पर वो बाहर निकलते हैं, मतलब इनका कोई प्रबंधन नहीं होता। प्रबंधन करता कौन है? प्रबंधन करता तो बुद्धि है। तो क्या होता है, शैशवावस्था में जो है बुद्धि का जो शरीर पर नियंत्रण, मतलब बुद्धि जो है शरीर पर नियंत्रण स्थापित तो नहीं कर पाती है, इसलिए ये सारे संवेग निकलते रहते हैं, मतलब कि बुद्धि का इन पर कोई प्रबंधन नहीं होता है। लेकिन जब यही दोस्तों बाल्यावस्था में आता है यही बालक, तो क्या हो जाता है, यही मटकी के जो संवेग हैं ये क्या होता है, इन पर प्रबंधन शुरू हो जाता है, मतलब मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। थोड़े थोड़े से ही, कभी कभी जो है, कभी कुछ कुछ मात्रा में संवेग निकलते हुए हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था के बाद जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो उसका शारीरिक मानसिक विकास लगभग कितना, अगर आपने
मेरी लास्ट वीडियो सब पढ़िए तो आपको ज़रूर क्लियर होगा पॉइंट कि शैशवावस्था के बाद जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बाल्यावस्था में पहुंचने तक उसका 90% विकास हो गया होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए इस प्रकार से समझने योग्य हैं कि जब बालक बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तो उसका मानसिक जो है विकास वो 90% हो गया होता है। इस वजह से वो क्या करता है, अपनी बुद्धि का प्रतिस्थापन अपने संवेगों पर कर देता है। तो कहीं कहीं कुछ मात्रा में थोड़ी बहुत, मतलब कि 100 में 10% ये जो छूटा हुआ है यही संवेग निकल पाते हैं। लेकिन जब यही बालक दोस्तों किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो मटकी के अंदर भरे हुए सारे संवेग लॉक हो जाते हैं। ये यूँ कहें कि बहुत ही नगण्य मात्र वो निकलते हैं, मतलब कि 1 या 2%। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बुद्धि का पूर्ण प्रबंधन संवेगों पर हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, बुद्धि का जो प्रबंधन संवेगों पर होना शुरू होता है और यहाँ पर प्रबंधन ना के बराबर होता है। तो मैं आशा करती हूँ सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड जो भी दोस्त नए हैं तो मैं उन सभी से रिपीट करना चाहूँगी कि आप हमें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में। एंड हाँ, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में आप अनअकैडमी पर भी हमें ज्वाइन जरूर करिएगा, बट अनअकैडमी पर दीपाली मौर्य के नाम से। आइए अब बात करते हैं हम क्या है सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास कैसे होता है, किस अवस्था में, शैशवावस्था की ही बात चल रही है दोस्तों अभी। तो शैशवावस्था में अभी तक हमने क्या पढ़ा, मानसिक विकास पढ़ा, संवेग क्या होते हैं शैशवावस्था में, किस प्रकार से जो है रहते हैं वो, संवेगात्मक विकास क्या है वो हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास। अब शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, तो दोस्तों शैशवावस्था का बालक या बालक जो है कहाँ पलता बढ़ता है, अपने समाज में, अपने आसपास के वातावरण में। तो जो चीज़ें वो देखता है, जो चीज़ें वो सीखता है, वही चीज़ें क्या है उसके लिए जो है उसके ऊपर उसके शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक विकास उसको प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों जब शैशवावस्था में बालक जब समाज से रूबरू होता है, समाज के सामने आता है, यूँ कहें कि समाज में जो भी चीज़ें वो देखता है तो अपनी रुचि अरुचि के अनुसार, अपने जो है क्षमता के अनुसार वो जो गुण होते हैं या कुछ जो अवगुण होते हैं उनको क्या करता है, उनके अंदर अंतर स्थापित करता है और चीज़ों को वो ग्रहण करता है, मतलब और एग्जिस्ट करता है। जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, गुणी चीज़ें होती हैं, वो उनको वह एब्जॉर्व करता है, ग्रहण करता है। कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट भी करता है। जो चीज़ें मान्य होती हैं, अमान्य चीज़ें जो होती हैं समाज में, उनमें भी वो अंतर करने लगता है और उसको क्या करता है, वो उसी आधार पर, वो मान्य अमान्य के आधार पर वो क्या करता है, स्वीकार करता है। मतलब कि उसके अंदर सोचने समझने की तो कोई क्षमता नहीं होती है कि क्या चीज़ें समाज में उसके व्यवहार योग्य हैं, क्या चीज़ व्यवहार योग्य नहीं है। तो वो चीज़ें तो वो नहीं समझ पाता है, लेकिन क्या करता है, वो अपनी रुचि के अनुसार चीज़ों को क्या करता है, अपने अंदर स्थापित करता है, जो है उसको ग्रहण करता है या उसको क्या करता है, उससे एग्जिस्ट होता है। तो इस तरीके से समाज में गुण अवगुण दोनों होते हैं, मान अमान दोनों व्यवहार होते हैं, नियम और अनियम दोनों होते हैं। तो इस तरीके से जब वो समाज में आता है तो गुण के साथ में उसको अवगुण भी मिलते हैं। तो वो जिस प्रकार से अपनी रुचि रखता है वो दोनों चीज़ों को ग्रहण करता है और परिवार के गाइडेंस में वो चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से भली भांति समझने में वो जो है साकार होता है, वो सक्सेस होता है, सफल होता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें नियमित रूप से होती रहती हैं उनको क्या करता है, उनको वो अपनाता है। लेकिन जो चीज़ें अनियमित होती हैं उन्हें क्या कर देता है, वो त्याग देता है। मतलब कि जैसे कि शैशवावस्था का बालक है, उसके सामने कभी कोई चीज़ हम एक बार करें, 2 बार करें, लेकिन फिर उसके बाद उसके सामने से एकदम से हटा दें तो वो उससे उतना प्रभावित नहीं होगा। लेकिन उसके साथ में जो भी चीज़ें नियमित रूप से कंटिन्यू होती रहती हैं उनको पूरी तरीके से सीख जाता है और उनके प्रति अपनी रुचि भी जो है जागृत करने लगता है और दिखाने लगता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों जन्म के समय शिशु जो है सामाजिकता से तटस्थ या शून्य होता है। यस दोस्तों, जन्म के समय जब बालक जन्म लेता है उस समय बालक जो है समाज से एकदम नगण्य मात्र, मतलब कि शून्य के बराबर क्या होता है, वो प्रभावित होता है। मतलब कि शैशवावस्था में बालक अपने परिवार में रहता है। मतलब कि जब जन्म लेता है एक बालक तो वो अपने परिवार में जन्म लेता है और 1 से 1.5 साल 2 साल तक वो क्या है, अपने परिवार में ही
पलता बढ़ता और विकसित होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जन्म के समय शिशु जो है सामाजिकता से तटस्थ हुआ क्या होता है, शून्य होता है। तटस्थ मतलब कि सामाजिकता से परे होता है, वो एकदम, वो समाज के नाम की चीज़ें क्या है, कैसे हैं, वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जानता है। मैं आशा करती हूँ सारे चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपको इजी वे में क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है तो कमेंट जरूर करें। आगे हम बात करेंगे अगर शिशु मतलब शैशवावस्था को कोई बालक है तो उसमें क्या है, मानसिक जो है विकास होता है, और उसके साथ साथ में क्या है, वो सामाजिकरण भी चलता रहता है। मतलब कि वो समाज में व्याप्त चीज़ों को भी देखता रहता है और उसके आधार पर, मतलब सामाजिकरण के आधार पर ही उसके अंदर मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास के आधार पर वो चीज़ों को मान्य और अमान्य ठहराता है। मतलब कि जो चीज़ें होती हैं मान्य योग्य, वो उनको मानता है, स्वीकार करता है। जो चीज़ें अमान्य योग्य होती हैं, जो उसको अरुचिकर लगती हैं, वो चीज़ें वो क्या करता है, अमान्य होकर उसको जो है नहीं, जो है एक्सेप्ट करता है। तो ये है शिशु की जो मानसिक विकास की प्रक्रिया है। मतलब कि शैशवावस्था में बालक का जो विकास है वो सामाजिकरण के आधार पर या पारिवारिकीकरण के आधार पर, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बालक का, शिशु का जो प्रथम समाज है वो क्या है, उसका परिवार है। मतलब कोई भी शिशु का जो प्रथम समाज है वो क्या है, उसका परिवार है। तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती हैं उसके मानसिक विकास में। आगे बात करें दोस्तों, तो आगे क्या है दोस्तों कि जब एक बालक 6 माह का होता है तो क्या होता है, 6 माह में शिशु अपना नाम पहचानने लगता है। मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी आपको डिफाइन किया, बट फिर से रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपका जो है, जो आपकी जो प्रेजेंट स्लाइड है इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है वो, कि जो बालक है, शिशु जो है वो 6 माह का जो होता है तो क्या करता है, अपना नाम पहचानने लगता है। जो भी उसका निकनेम चिंटू, मिंटू, पिंटू जो भी होता है, बाबू, भैया, तो जब भी हम उसको पुकारते हैं तो क्या करता है, वो उसके प्रति अपनी क्रियाएं दिखाने लगता है। मतलब कि हम नाम पुकारने पर वो क्या करता है, हमें अटेंशन देने लगता है। तो ये भी एक बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किस माह में शिशु अपना नाम पहचानने लगता है। फैक्चुअल डाटा के रूप में सीटेट में आ सकता है, क्वेश्चन केवीएस में भी आ सकता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 6 माह। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 माह का आंकड़ा आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जब बालक एक 3 माह का होता है तो माँ को पहचानता है। मतलब 3 माह तक, जन्म से लेकर बालक 3 माह तक का वो क्या होता है, अपनी माँ को ही ज़्यादा पहचानता है, क्योंकि माँ से ही उसको अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए वो माँ को ही पहचानता है। 4 माह में अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है, पहचानने भी लगता है। मतलब कि जब बालक 2 से 3, 3 से 4 माह तक के इन्हीं समय के बीच में या इन्हीं समय तक पहुँचते पहुँचते वो बालक क्या करता है, अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। क्योंकि जिनके बीच में वो 4 महीने पला बड़ा है तो वो उन 4 महीनों में अपने परिवार को तो वो पहचान लेता है, और माँ को सबसे पहले पहचान जाता है। ये भी चीज़ आपके लिए आंकड़े बन सकते हैं कि सबसे पहले बालक किसको पहचानता है, तो वो है किसको, अपनी माँ को। क्योंकि माँ से उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें, भूख लगने पर दूध, पानी, प्यास लगने पर पानी, निद्रा आने पर सोना, तो इस तरीके के, मतलब कि बालक जो है 3 से 4 माह तक बालक बहुत ही ज़्यादा निकट अपनी माँ के होता है, बहुत ज़्यादा करीब अपने माँ के होता है, तो इसलिए वो उसे सबसे पहले पहचानता है। अभी हम बात करें अगर 5 माह, तो 5 माह में वो क्या करता है, अपरिचितों से डरता है। मतलब कि जो आसपास के जो लोग अगर आते हैं जिन्हें वो नहीं देखा हुआ होता है तो वो उनसे क्या करता है, उनसे वो डरने लगता है, भय दिखाने लगता है। और अपरिचितों के प्रेम, कुछ अपरिचितों के प्रेम प्रति प्रेम भी, और डरता है तो क्रोध भी व्यक्त करता है। मतलब अगर प्रेम प्रदर्शित करता है तो वो भी, एंड जो डरता है तो क्रोध। तो इन सब तरीके में क्या चीज़ें कब उसके अंदर संयोग उत्पन्न हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अंतरित है। मतलब कि दोनों में अंतर है। मतलब कि अपरिचितों को देखकर वो उनके प्रति प्रेम जागृत करें या डरे उनसे, तो ये दोनों क्या है, दोनों अलग विषय, दोनों में अंतर है। एक शैशवावस्था का बालक दोस्तों अगर 1 वर्ष का होता है, कब होता है फ्रेंड्स, 1 वर्ष का हो जाता है तो परिवार के साथ क्या है, घुल मिल जाता है। मतलब 1 वर्ष का बालक जो है वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को पहचानने लगता है, और इसलिए इस वे में हम कह सकते हैं कि परिवार के साथ वो क्या है, घुल मिल जाता है।
और जब यही बालक फ्रेंड्स दोस्तों 2 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष के बाद जब वो 2 वर्ष का हो जाता है तो परिवार में कुछ छोटे छोटे कार्य वो करने लगता है, क्योंकि 2 वर्ष का बालक है तो थोड़ा बहुत वो चलने फिरने लगता है। और इस सिचुएशन में जब भी हम कुछ चीज़ें उससे, कुछ छोटे छोटे कार्य, जैसे कि बेटा वो ज़रा सामान उठाना, ये जैसे कि छोटा बेटा एक ग्लास ले आना, ये जैसे छोटी छोटी चीज़ें, बेटा पेन ले आना वो रखा हुआ है, तो इस तरीके की छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं जब भी हम उससे करवाते हैं बालक से, बालिका से, तो क्या है बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से वो उसको करने के लिए एग्रेसिव होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 माह का या 2 वर्ष का जो बालक होता है वो परिवार के कुछ छोटे छोटे कार्यों को वो क्या करने लगता है, करने लगता है। मैं आशा करती हूँ सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, एंड अगर इस अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो 2 से 3 बार 4 बार आप वीडियोस को रिपीट करके ज़रूर देखें। आइए अब बात करते हैं 3 वर्ष का बालक। जब बालक 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष और 2 वर्ष के बाद जब 3 वर्ष, मतलब इस तरीके से बालक जब अपने शैशवावस्था में विकास की ओर अग्रसर होता है, तो इस प्रकार 3 वर्ष में पड़ोसी बच्चों के साथ क्या करने लगता है, पड़ोसी बच्चों के साथ में वो खेलने लगता है, मतलब अपने समाज में, अपने आसपास के टोलियों में क्या करने लगता है, खेलने लगता है। और जब वही बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो लगभग, मतलब कि 4 वर्ष के बालक को लगभग विद्यालय में प्रवेश आज के समय में तो दिला ही दिया जाता है हद से हद। और विद्यालय में वो क्या करता है, विद्यालय में अपनी रुचि जाहिर करता है, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में वो खेलने कूदने, अपना शारीरिक मानसिक और सामाजिक सारे विकास को वहीं पर वो सीखता और करता है। तो ये था कुछ आपके शैशवावस्था से रिलेटेड शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। तो मैं आशा करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्या हुई होंगी, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। बट दोस्तों अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन अगर है सेशन से रिलेटेड, सेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट है, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। एंड हाँ दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में। फ्रेंड्स अगली कड़ी जो कि होगी वो आपकी बाल्यावस्था से होगी। हम बाल्यावस्था की विभिन्न जो परिभाषाएं हैं, जो उपनाम है, विशेषताएं हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें। एंड अदर जो भी चीज़ें हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में दे रखी हैं जो कि आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं, तो ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपके स्टडी से के लिए, आपके बेहतर परिणाम के लिए पेपर में, उन सभी के लिए आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाई सिलेबस के आधार पर आपको मिलेंगी। सीटेड कंटेंट में आपको जो है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एंड जो आपका सीटेड का सिलेबस है वो चीज़ें हमने सीटेड के कंटेंट के प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा रखी हैं। मे भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक्स भी मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। एंड हाँ फ्रेंड्स, लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों साथ में, सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मैनी मोर। एंड हाँ, जो भी दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप हमें ऑनलाइन रीडर, हमारे चैनल आप लोगों देख रहे हैं, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन भी मिल जाएगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लें। एंड इसके साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज दोस्तों अनअकैडमी पर आपको फैसिलिटी दी गई है PDFs की। आप वहाँ से यही सारे कंटेंट्स एज इट इज़, आपको जो भी चीज़ें अनअकैडमी पर अपलोडेड हैं उसकी PDF वीडियोस, सारी चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि वीडियोस तो सीन कर ही सकते हैं यूट्यूब की भांति, उसके साथ साथ में आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, PDF भी डाउनलोड कीजिए। एंड अनअकैडमी पर आप हमें लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट लाइव क्लासेस के आपको अनअकैडमी प्लस परचेज करना होगा। अनअकैडमी प्लस परचेजिंग में आपको जो चार्जेस होंगे वो 10% ऑफ मिलेंगे अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। तो हमारा रेफरल कोड क्या है, दीपाली21। ये हमारा नेम आप देख रहे हैं दीपाली, यही नाम, इसके साथ साथ आपको 21 बिना स्पेस के 21 लगाना है, यही हमारा रेफरल कोड है। रेफरल कोड आप हमारा यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, जो आपके चार्जेस बनेंगे प्लस के लिए, परचेजिंग के लिए, वो 10% आपको ऑफ मिलेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू वंस अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाल्यावस्था की अगली कड़ी के साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।